साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेबाक बोल पे। साथियों, अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दिया सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए। फिर उनको 2 जून 2024 को कोर्ट में सरेंडर करना है। साथियों, ये एक ऐसा जजमेंट था जिस पे तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील इस मौके को भुनाना चाहते हैं और इस केस को बेस मानते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुए थे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, जो इस समय जेल में हैं, और उनका केस कपिल सिब्बल जी देख रहे हैं। और काफी जोरदार तीखी बहसें कुछ दिन लगातार कोर्ट चल रही है, प्रतिदिन सुनवाई हो रही है। और उनको चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल के केस को बेस बना करके, उनके जमानत को बेस बना करके हेमंत सोरेन के लिए भी बेस तैयार किया जा रहा है बेल करने के लिए। लेकिन केस के मेरिट को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काफी तीखी बहस के बाद लताड़ लगाई है सिब्बल जी को कि केस के मेरिट को देखें तो उनको जमानत स्वीकार होगा ही नहीं, जमानत कोर्ट कभी देगी ही नहीं जब तक कि केस की मेरिट के हिसाब से जांच न हो जाए, केस कुछ आगे न बढ़ जाए। साथियों, इस समय विकास की बहुत चर्चा है। विकास शुरू कहां से होता है? सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। किसी के जेब में पैसे हों तब विकास कहलाता है, कभी किसी को नौकरी मिले वो विकास कहलाता है, किसी को परिवार में बच्चों से लेकर के विवाह तक के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, कम फी पे हो, वो विकास कहलाता है। ऐसे कई जो अनछुए पहलू हैं, और सच पूछिए तो ये विकास के सब जुड़े हुए एक चीज है, एक जरूरत की, रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताएं हैं और विकास से जुड़े हुए सभी मुद्दे हैं। लेकिन साथियों, विकास को अगर हम देखें तो एक नजरिया अपना है। विकास के लिए सड़कें सामाजिक तौर पे जो विकास होता है, और अगर मैं कहूं कि अगर एक घर का भी, एक खपड़ैल का अगर घर है और उसको भी कोई जरूरत होगी तो वहां के लिए, उस घर के विकास के लिए, उस घर की जरूरत को पूरा करने के लिए साथियों एक छोटे या बड़े सड़क की जरूरत जरूर पड़ती है। बिना सड़क के कोई भी विकास हो या साधन पहुंचानी हो, कोई चीज हो, आवश्यकताएं की चीज हो, नहीं पहुंच सकती हैं। विकास का सर्वप्रथम पहलू, कोई भी चीज किसी भी घर में विकास के लिए पहुंचाना हो, जरूरत की चीजें पहुंचानी हो, दवाइयां पहुंचानी हो, शिक्षा की तमाम वस्तुएं, पुस्तकें, बिजली पहुंचानी हो, पानी का कनेक्शन देना हो, सारी चीजों के लिए एक सड़क की जरूरत होती है। और मैं देख रहा हूं कि पिछले जो सरकार 10 सालों के अंदर एक सड़कों का जाल बिछा रही है, और छोटे छोटे गांव से लेकर के देश के सारे देशों के बॉर्डर पर जो एक सड़कों का एक जाल बिछाया जा रहा है, ये विकास के मार्ग के लिए सबसे सबसे ज्यादा जबरदस्त पहलू है, और ये विकास के लिए बहुत ही आवश्यक चीजें हैं। एक छोटे से घर के सामने अगर रास्ता नहीं होगा, चाहे वो पगडंडी हो या मोटरसाइकिल के ले जाने लायक हो, साइकिल को ले जाने लायक हो, जरूरत है, पहले सड़क ही जरूरत है। क्योंकि बिना सड़क के, बिना सुविधा के आपके घर तक कोई वस्तु नहीं जा सकती, आप ना ही स्वयं आ जा सकते हैं। तो साथियों, सड़क तो पहले विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत की चीज है। बिना सड़क के कुछ नहीं होता। जो सरकार कर रही है सड़क की काम, वो बेहतरीन है और बहुत ही बेहतरीन है। आगे चलते हैं।
बेरोजगारी बेरोजगारी है और ये समस्याएं कम होनी चाहिए थी। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए था और मैं ये नहीं मानता कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार तो ध्यान दे रही है, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं सरकार की तरफदारी नहीं करता, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जहां पर राज्य सरकारें विभिन्न दलों की हैं, वहां पे भी इस मुद्दे पे काफी हो हल्ला होता है। और मैं क्या कहूं, युवा सड़कों पे निकलते हैं, रोजगार के लिए आंदोलन करते हैं और वहां की राज्य सरकारें उन पे लाठियां भी बरसाती हैं। तो बेरोजगारी मुद्दा है और इस पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार को खुल करके काम करना चाहिए, ऐसे अवसर पैदा करना चाहिए जैसे ज्यादा से ज्यादा युवा को रोजगार मिले और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको सर्विस मिले, नौकरी मिले, प्राइवेट जॉब में जा सकें, ऐसा जरूरी है। लाइट, पानी, सड़कें, ये 3 बुनियादी मुद्दे हैं जिसपे मैं समझता हूं कि इस सरकार ने जो काम किया है वो सराहनीय है। लेकिन बेरोजगारी पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर सरकार 4 जून को नई सरकार गठित होती है या यही सरकार दोबारा आती है तो सभी सरकारों से और अलग से राज्य सरकारों से भी यही निवेदन है कि रोजगार के मुद्दे पे खुल के बोलना ही नहीं जरूरी है। आप काम करें, ऐसे अवसर पैदा करें जिससे कि युवा जो है इंगेज हो, वर्क करें और अपने घर की आमदनी को दुरुस्त करें, अपने घर की जरूरतों को पूरा करें और वो काम में अपने को झोंकें और देश के विकास में भी वो कार्य में आगे आए। साथियों, महागठबंधन की मैं बात करता हूं, वैसे तो मैं किसी दल विशेष के लिए खास ये चीज मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो हुआ है कल उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि महागठबंधन संविधान की रक्षा के लिए बोलता है, संविधान को बचाने के लिए वो चुनाव लड़ रहा है। उनके नजरिए से या उनको चाहने वाले लोगों के नजरिए से ये संविधान जो वर्तमान सरकार चल रही है उससे संविधान को पूर्ण रूप से खतरा है, ऐसा उनका मानना है। उनको जो पसंद करते हैं उनका मानना है कि संविधान को वर्तमान की सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है उससे खतरा है। आने वाले चुनाव में अगर वो जीतते हैं तो संविधान को ही बदल देंगे या संविधान को नहीं मानेंगे। पहले तो साथियों एक फैक्ट है कि संविधान कब से अमेंडमेंट होना शुरू हुआ, किनकी सरकारें थी, उस समय क्या आवश्यकताएं हुई, क्या स्थितियां पैदा हुई कि सरकारों को संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ा। जो बोलते हैं संविधान ये सरकार जीतेगी और बदल देगी, उनको और उनके सहपाठी दलों को, उनके सहयोगी दलों को सोचना चाहिए कि वो भी उस समय की सरकारों में थे जब इस संविधान को बदला गया, अमेंडमेंट किया गया। तो और आगे भी होगा। समाज में विकास के लिए, बुनियादी जरूरतों के लिए अगर कुछ अमेंडमेंट संविधान में होता है तो होता आ रहा है, आगे भी होगा। उसको नष्ट करने की, बदलने की तो कोई सवाल ही नहीं। बिना संविधान के देश कैसे चल पाएगा, कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं कल का उदाहरण दे रहा हूं। माननीय हाईकोर्ट कलकत्ता ने एक जजमेंट दिया 2010 से 2014 के बीच में जो ओबीसी आरक्षण सर्टिफिकेट दिए गए थे उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। कल उनका जजमेंट आया, उस सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया। अब जो महागठबंधन के लोग हैं चुप हैं। ममता बनर्जी जी का तुरंत स्टेटमेंट आता है, जो एक संवैधानिक पद पे हैं, वेस्ट बंगाल की सीएम है, वो बोलती हैं मैं हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानती। साथियों, जो संविधान की रक्षा की बात करते हैं उन घटक दलों के बारे में मैं क्या बोलूं। अब सारे लोग चुप हैं, सभी लोग चुप हैं। जो संविधान की रक्षा की बात करते हैं कि मैं
सरकार में आऊंगा तो संविधान बचा के रखूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा, और अगर सत्ता पक्ष अगर आता है फिर से सत्ता में तो वो संविधान को खत्म कर देगा। साथियों, इस पे आप अपनी राय रख सकते हैं कि माननीय हाई कोर्ट ने 2010 से 2014 के बीच में जो ओबीसी आरक्षण का सर्टिफिकेट बांटा गया था उनको रद्द किया है, और वहां की संवैधानिक पद पर बैठी सीएम ने तुरंत उस फैसले से इनकार किया, मानने से इनकार कर दिया हाई कोर्ट की फैसले को ही। तो साथियों, आप समझिए कि क्या वो संविधान के लिए कुछ करेंगे? संविधान के लिए कुछ नहीं करेंगे। वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने चहेतों के लिए, अपने मंत्रियों के लिए सारे कानून स्पेशली बनेंगे, और सबके घर में करोड़ों करोड़ों रुपए मिलते आ रहे हैं और मिलेंगे भी। मैं ये नहीं कहता कि कोई और दल दूध का धुला है या उनके घर पैसा न हो या न मिला हो, मिला है, उनके ऊपर भी जांच हुई है, लेकिन मैं बात कर रहा था संविधान को मानने वाले लोगों के लिए। साथियों, अभी किसी दल के नेता ने जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ वो एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन महागठबंधन के लोग, आपने देखा होगा टीवी चैनल पे जब मीडिया सवाल पूछ रही थी तो माइक हटाते हुए नजर आए और ये बोलते नजर आए कि ये कोई खास मुद्दा नहीं है, और चीजों पे बात करिए, और भी मुद्दे हैं उस पे बात करिए, ये नजरिया है इनका। लेकिन इसलिए कि सेलेक्टेड होते हैं सभी लोग, मैं सबकी बात कर रहा हूं, सभी लोग सेलेक्टेड होते हैं, सभी दल सेलेक्टेड होते हैं, उनके मतलब की बात होती है। उनको लगता है कि मेरा अपराध उनके अपराध से कम है, तो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। चीजें जब अपने तरह संगत में आ जाती हैं तो वो फिर ये मुद्दे समाज में मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से उन चीजों को वायरल किया जाता है। लेकिन जो स्वाति मालीवाल के ऊपर जो हुआ है उस पे सारे दल चुप हैं और अपने माइक सामने से मीडिया के सवाल पे हटाते नजर आते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो। साथियों, ये बिखरी हुई उंगलियां दूर दूर जो है दिखती हैं। जब इन्हें लगने लगता है कोई जरूरत की चीज इनके हाथ से निकल जाएंगी तो क्या होता है, ये स्वयं अपने आप मन मस्तिष्क बनता है और ये चीजें जुड़ती हैं, संगठित होती हैं, और उस जरूरत की चीज को पकड़ करके अपने आहार के लिए, अपने खुद के विकास के लिए, अपने जरूरत को पूरा करने की चीजों को ये संगठित होती हैं और पकड़ती हैं। कुछ ऐसा ही स्थिति है राजनीतिक दलों का, जो इस समय चुनाव के वजह से पक्ष हो या विपक्ष हो ऐसे ही संगठित हुई हैं। दूर दूर दिखने वाली ये उंगलियां, और इसी तरह राजनीतिक दलों में दूर दूर तक दिखने वाले ये दल, विचारों का तालमेल जो कुछ भी नहीं बनता है, एक दूसरे को आरोपित प्रत्यारोपित करते रहते हैं। आज इस स्वार्थी उंगलियों के जैसे ही सामने पड़ी अपने जरूरत उपभोग की जो वस्तु होती है उसको पकड़ने के लिए इकट्ठा हो करके, वो लोभ की चीज है सत्ता, और उस सत्ता के सीट को पकड़ने के लिए ये संगठित हुए हैं। आगे चल के ये फिर यूं ही बिखर जाएंगे या दूर हो जाएंगे, क्योंकि इनका जब मतलब नहीं बनेगा तो ये कभी भी जुड़ के रह ही नहीं सकते हैं। और जो सत्ता रूपी वस्तु है इनके लिए, उसको उपभोग करने के लिए ये इस तरह से इकट्ठा हुए हैं, और ये इकट्ठा बन करके उसको पकड़ना चाहते हैं। तो समाज को ये चीज देखना चाहिए कि ये फिर खुलेगी और ये फिर दूर होंगे, या फिर कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि ये आपस में लड़ेंगे, बिखरेंगे, चाहे वो कोई दल हो, कोई भी संगठन हो। तो उसमें स्थिति देख करके वोटिंग करें। साथियों, सबसे बड़ी बात एक और है कि हम सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की सरकारें कहीं न कहीं हैं। कुछ ही रीजनल पार्टियां ऐसी हैं जो सत्ता से बाहर हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो कुछ भी कहीं ना कहीं सहयोग कर रही हैं। तो
जनता कोसती रहती है, सरकारों को और राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को कोसती हैं, पूरे 5 वर्ष तक कोसती रहती हैं। साथियों, कई चीजों के लिए आपको प्रत्येक वर्ष मौका मिलता है, कई चीजों के लिए प्रत्येक महीने भी मौका मिलता है, लेकिन देश की सरकार को चुनने के लिए आपको 5 वर्ष में एक बार मौका मिलता है। और जो मतदान का प्रतिशत है वो इतना गिरा हुआ है कि आप सत्य में सिर्फ सत्ता को कोसने का काम करते हैं, घरों से निकलते नहीं हैं, अपने मतदान का उपयोग करते नहीं हैं। इतने बड़े भारत के लोकतंत्र में 50-60% वोट पड़ना वाकई बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे आप 5 वर्ष तक कोसने का सिर्फ काम करते हैं। कोसने के लिए मीडिया पे आते हैं, मोबाइल पे आते हैं, तमाम जगह जाते हैं, चाय की दुकानों पे, पान की दुकानों पे बैठते हैं, तो सत्ता पे बैठे लोगों को आप कोसते रहेंगे। राज्य की सरकारें हो, केंद्र की सरकारें हो, आप खुशहाल नहीं रहते हैं, आपको कोई समस्याएं रहती है तो सिर्फ कोसना आपका काम है। लेकिन आज जब मतदान दे करके ऐसे सांसदों को जो आपके लिए काम न किए हों, ऐसे सांसदों को चुनने के लिए जो आपके लिए काम कर सके, ऐसे लोगों को चुनने के लिए, केंद्र सरकार को चुनने के लिए कुछ राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों की सरकार को चुनने के लिए जब आप बाहर नहीं निकलेंगे, अपने मतदान का उपयोग करेंगे ही नहीं, तो आप अपने पसंद के सांसद को, अपने पसंद के अपने राज्य में विधायकों को और केंद्र के सरकार को कैसे चुनेंगे? फिर वही कहेंगे आप कि आप सरकार सही नहीं चल रही है, आप कोसते रहेंगे अगले 5 वर्षों तक। तो बाहर निकलिए, मतदान की संख्या बढ़ाइए और अपने पसंद की सरकार को चुनिए। साथियों, चुनाव में संवैधानिक हिसाब किताब से ये छूट मिलता है, जो अपराध करते हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, आरोपित हो या वो सजायाफ्ता हो या जेल के अंदर हो। वो जेल के अंदर से भी चुनाव लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं, जीत भी चुके हैं, ऐसे काफी नजीर हैं। लेकिन कोई गरीब लड़का हो, अगर कहीं उसको इंटरव्यू देना हो, कहीं उसको नौकरी के लिए अप्लाई करना हो, साथियों, अगर वो किसी एक छोटे धारा में भी, एक 151 के धारा में भी अगर वो जमानत पे आया हो, बाहर जमानत कराया हो, तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कम से कम 6 माह तो नहीं बन सकता है, या कोई और धारा किसी वजह से लगा हो तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, या बनेगा तो फिर वही भ्रष्टाचार होगा, उसके बाद ही बनेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक अपराधी को देश संभालने का मौका ये जनता देती है, लेकिन ये संविधान एक गरीब परिवार का लड़का अगर तैयार हुआ है, नौकरी करने लायक पढ़ाई की हुई है, और किसी कारण से अगर वो किसी धारा में फंस गया है, गलतियां किया है, फंसा हुआ है और इस मुकदमे में वो फंसा है, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा, वो किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। उसके लिए तमाम दिक्कतें सामने खड़ी होंगी, तमाम दिक्कतों को दूर करेगा, वो पैसा खर्च करेगा, तब जाके कहीं उसको शायद कहीं से व्यवस्था उसकी बन सके। ये है हमारा सिस्टम। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि ऐसे ऐसे राजनीतिक और सोशल जितने भी हलचल हैं, जितने भी जरूरी चीजें हैं, उस पर हम लोग आपस में विश्लेषण करते रहेंगे। आपके कमेंट के हिसाब से हम लोग बात करेंगे और आपके समक्ष बातों को रखेंगे। दोस्तों, मेरा एक चैनल पहले से है जिसका नाम है ऑल की फैक्ट। ऑल
की फैक्ट, उस चैनल पे जाएं और उस पर तमाम वीडियो सहारा के लिए और अन्य टेक्निकल संबंधित चीज़ों के लिए वीडियो बनाए हैं, उनको आप देखिए और उस पर आप अपने विचार रखिए। तो साथियों, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।